हेलो एवरीवन रखते हैं। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं चर्चा की बच्चे में फियर, एंगर और एग्रेशन यानी भय, गुस्सा और आक्रामक व्यवहार कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है और हमारा हमेशा एडल्ट के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण उसके प्रति होना चाहिए। तो फियर, एंगर, एग्रेशन उम्र के साथ साथ ये बच्चों में दिखाई देने लगता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं इस पे देखते हैं। फियर यानी कि फियर जो है, जो न्यू बॉर्न है, वो कोई अचानक कोई लाउड मूवमेंट या सडन लाउड कोई नॉइज होता है तो उससे वो भय दिखाता है। थोड़ी देर बाद जैसे हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेंजर एंजाइटी और सेपरेशन एंजाइटी यानी अननोन लोगों से भय और अपने जिनसे उसने लगाव स्थापित कर लिया है उन लोगों से बिछुड़ने का उसे भय होता है। और जैसे जैसे बच्चा भय जो है ये एनवायरनमेंट को हम जैसे जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं वैसे वैसे हमारा भय बढ़ता है, क्योंकि कुछ चीज अननोन होती है। जब हमें उसका एक्सप्लेनेशन पता नहीं चलता तो हम उससे भयभीत हो जाते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन पता हो तो हमारे को भय कम लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को थंडर, लाइटनिंग, डार्क इन सब चीजों से थोड़ा भय लगता है क्योंकि उनके पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और खासकर यदि हम एडल्ट्स भी हैं और हम उन चीजों के प्रति हम भी भय दिखाते हैं तो जो बच्चे हैं वो हमारा भय ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा कॉशियस होना है कि हम किन चीजों के प्रति भय दिखा रहे हैं। और कई बार तो मोस्ट अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों के मन में बिना किसी कारण के भय दिखाते हैं। वी बिगिन टू यूज फियर एज अ मीन्स ऑफ डिसिप्लिनिंग और ट्रेनिंग द चाइल्ड। हम सभी जानते हैं और हम सभी इस चीज के दोषी हैं एक तरीके से। हम कहते हैं ना ये खाना जल्दी खा लो नहीं तो पुलिस आके आपको ले जाएगा। पुलिस ने कभी नहीं ले जाना आपको जिंदगी भर जब तक कि आप कुछ क्राइम ही ना कर दो। पर हम क्या 1 और 2 और 3 साल से बच्चे के अंदर ऐसा भय डालना शुरू कर देते हैं, या हम कह देते हैं कि खाना जल्दी खा लो नहीं तो वो जो बिल्ली है ना वो आके तुम्हारा कुछ ले जाएगी। सो दीज आर अननेसेसरी वेज ऑफ पेरेंटिंग। ये बहुत ही मैं बोलूंगी कि संकीर्ण तरीका है पेरेंटिंग करने का। हमें अपना अभी काम, बहुत नैरो तरीका है पेरेंटिंग करने का। हमें अभी अपना काम निपटाना है। हम चाहते हैं बच्चा दूध पी ले तो हम अननेसेसरीली बच्चे के मन में कोई भय डाल देते हैं। और नॉट जस्ट दिस कि हमने अननेसेसरी भय डाला, हमने ये भी नहीं सोचा कि क्या इस समय बच्चे को दूध की जरूरत है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 5 बज गए इसलिए बच्चे को दूध पीना है। बच्चे की अपनी एक फूड ईटिंग बायोलॉजिकल क्लॉक है, परंतु हम अपने एडल्ट चीजें जो हैं हम इस कारण अननेसेसरी फियर्स बच्चे में क्रिएट करते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा बचें और ऐसा ना करें। अब देखें कि अगर बच्चे को किसी बात से वास्तव में फियर है तो उसको हैंडल कैसे करना है। मान लो जेन्युइनली बच्चा किसी चीज से डरता है, जैसे कई 1-2 बच्चों को मैं जानती हूँ तो कबूतर से डरते हैं, कोई एक बच्चे कोई रुई से डरते हैं छोटी सी उम्र में। तो एक तो हम उसका मजाक ना उड़ाएं। वी शुड नॉट लाफ एट इट। अरे ये कोई बात है, ये कोई डरने की बात है, तुम कैसे बच्चे हो, तुम तो डरपोक हो, ऐसे शब्द हम ना कहें। और अगर हम बच्चे को कुछ रीजनिंग दें या एक्सप्लेनेशन दें तो हम उसके भय से उसको ओवरकम करा सकते हैं, परंतु जबरदस्ती बच्चे को उस चीज के, उस वस्तु के पास जाने को ना करें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज से हम भय करते हैं उसके पास जानबूझ के अगर हम व्यक्ति को ले जाएंगे, उसे कहेंगे नहीं नहीं तुम छुओ, ये रुई छुओ, क्या है इसमें डरने की बात। तो एक तो बच्चा ऑलरेडी भयभीत है, अभी 2-2.5 साल का है, उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो यही सोचता है कि छूते ही मुझे कुछ होने वाला है। पर हम सोचते हैं कि नहीं, उसको उस चीज को टच करवा के इसमें तो कुछ नहीं था, देखो ये तो क्या था, ऐसे करते हैं और बच्चा जो है उल्टा और ही ज्यादा भयभीत उस चीज से हो जाता है। तो हमें दोनों बातें करनी है। ना तो हम अस्वाभाविक रूप से, ना तो हमें उस ऑब्जेक्ट से, फियर्ड ऑब्जेक्ट से हम अवॉइड करें, और ना ही हम अस्वाभाविक रूप से बच्चे को उससे फोर्स करें लेने के लिए। सो अवॉइडिंग द फियर्ड ऑब्जेक्ट से फियर बढ़ेगा। बार बार हम सोचे नहीं उधर से नहीं गुजरेंगे, उस गली में कुत्ता होता है, हम नहीं जाएंगे वहां से, वहां ना कुत्ता होता है। और जबरदस्ती कुत्ते से जा के भी मिलना, दोनों चीज, वी हैव टू अवॉइड बोथ थिंग्स। बेसिक पॉइंट इज दैट इफ द चाइल्ड इज फीलिंग स्कैर्ड अबाउट समथिंग, अगर बच्चे को किसी चीज से डर है तो हम उससे प्यार से, पेशेंटली, समय लेकर ये बातचीत करें कि उसको क्यों डर लग रहा है। हो सकता है 1 बार में ना बोले, 2 बार, 3 बार। पेशेंटली इफ वी डिस्कस एंड रीजन विद द चाइल्ड, ग्रेजुअली द चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ फियर अबाउट दैट ऑब्जेक्ट कैन go away. Sometimes it happens that children have very very deep fear about something that is called phobia. Now बच्चा उस चीज को कोई अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको देख के उसके पसीने छूटते हैं या बिल्कुल हाल बेहाल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति है
तो उसके लिए हमें थोड़ी स्पेशलाइज्ड हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। शायद हम खुद उसको एक चाइल्डहुड सेंटर में या खुद उससे हम घर पे शायद निपट नहीं सकते हैं। तो फियर, एक नॉर्मल फियर जो होते हैं और जो फियर जो बिल्कुल फोबिया हो जाता है कि हम बिल्कुल उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, इन दोनों में हमें भेद करना बहुत जरूरी है। और एक बात हम ये भी समझें, फियर के बारे में ही थोड़ा सा आगे चर्चा मैं ये करूंगी कि थोड़ा बहुत फियर होना बहुत आवश्यक भी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अफ्रेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मान लो बच्चे को डर ही ना हो तो वो तो कोई भी गर्म चीज, भारी चीज, कहीं पे भी किसी चीज में भी हाथ लगा देगा। तो थोड़ा सा फियर, नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ फियर इज एक्चुअली गुड फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट थिंग्स। इट इज ओनली व्हेन फियर इज एक्सेसिव, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाए, तो हमें उसके लिए कुछ एक्शन लेने की बात आ सकती है। तो अब अगले पहलू पे चलते हैं, अबाउट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, विच इज एंगर एंड एग्रेशन, यानी गुस्सा होना और आक्रामक व्यवहार। अब सभी लोगों को हम कहते हैं गुस्सा आता है और आक्रामक व्यवहार सभी लोग दर्शाते हैं, तो बच्चे भी दर्शाते हैं। परंतु जो मुख्य बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि बच्चे कैसे आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं, क्यों आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं और हमें उससे कैसे निपटना है। हम ये ना कहें कि गुस्सा तो आ ही जाता है, ऐसा दो बच्चे हैं खेल रहे हैं तो लड़ेंगे ही, थोड़ी लड़ाई मड़ाई मार कुटाई ये तो हो ही जाती है। ऐसा ये कोई निर्धारित नहीं है कि लोगों के बीच के परस्पर के संबंध आक्रामक या अग्रेशन के हों। आक्रामक व्यवहार या गुस्सा करना ये बच्चों में भी और वयस्कों में भी एक सीखी हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि हम पैदाइशी गुस्से वाले होते हैं और पैदाइशी हमें सिचुएशन से निपटने का तरीका गुस्सा करना है, ऐसा नहीं है। ये सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। और जैसे कि हम देखेंगे, हम क्या सीखते हैं, हम वो सीखते हैं जिसके लिए हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड यानी हमें किसी प्रकार का उससे कोई बेनिफिट होता है। आगे जैसे हम चर्चा करेंगे तो ये बात और खुली सी होगी। धीरे धीरे इस बात पे आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझें कि बच्चे के संदर्भ में बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। तो अक्सर अगर स्थिति कोई ऐसी है जो बच्चा हैंडल नहीं कर पाता, तो वो उसका रिस्पॉन्स गुस्से से करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्क में बच्चा खेल रहा है और स्लाइड पे चढ़ना चाह रहा है, पर स्लाइड बहुत ऊंचा है और उसके वहां तक वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो अक्सर वो अपना गुस्सा, अगर माँ वहां साथ में बैठी है तो थोड़ा माँ को हो सकता है थोड़ा झंझोर के मारपीट करके अपना गुस्सा करे, या हो सकता है वो देखे कि किसी दूसरे के बच्चे के पास कोई खिलौना है और मैं चाहता हूं और उसको नहीं मिल रहा है, तो गुस्सा आता है। तो यानी कोई ऐसी स्थिति, या कई बार हम बच्चों से कुछ ऐसा कार्य करवाने लगते हैं, खासकर वो आजकल है कि जब हम इतने छोटे बच्चों को, 1.5-2 साल के बच्चों को प्ले स्कूल के नाम पे एक्चुअली स्कूल में ही दाखला दिलवा रहे हैं, है ना। वो 1.5-2 साल के बच्चों को भी ABC क ख ग लिखवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तो यानी इस समय हम बच्चे से ऐसा कार्य करवा रहे हैं जो उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड है, और जब कार्य एबिलिटी के बियॉन्ड होता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो जब उसको व्यक्ति व्यक्त करता है वो आक्रामक व्यवहार हो जाता है, अग्रेशन हो जाता है। गुस्सा आके यदि मैं उसे व्यक्त ना करूं, अपने तक ही सीमित रहूं, तो मैं अग्रेसिव नहीं हूं। परंतु गुस्सा आके अगर मैं उसको एक्सप्रेस करती हूं तो मैं आक्रामक हो जाती हूं। बच्चों ने अभी यहां समझ नहीं डेवलप हुई है कि मुझे अपने एंगर को दर्शाना है या नहीं दर्शाना है। तो उनका नेचुरल एक बिहेवियर होता है कि उनको अगर सामने कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो कुछ उठा के फेंक देगा या कुछ ऐसे कर देगा, ऐसे भी हो सकता है। सो अग्रेशन क्या है? अग्रेशन, हम किस चीज को अग्रेशन मानेंगे? कोई भी ऐसा बिहेवियर जिससे किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट को कोई क्षति, कोई इंजरी कराने का हमारा इंटेंशन हो। और बच्चे किस प्रकार से अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे? कभी वो चीजों को बैंग कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, दूसरों को मार सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जिसको हम टेम्पर टैंट्रम भी कहते हैं। सो रीजंस क्या हैं एंगर ऑफ एग्रेशन के? जैसे हमने बोला, इनएबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू गेट व्हाट शी वांट्स, जो वो चाहता है वो नहीं मिल पा रहा है, कोई खिलौना इत्यादि, खाने की चीज। अपनी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड काम करवाना बच्चे से, इससे बच्चा वो हो जाता है। अब बच्चे को रोना धोना जो है, जिसको हम टेम्पर टैंट्रम कहते हैं, टेम्पर टैंट्रम यानी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे खूब जोर से चिल्लाएगा, शायद पलंग जमीन पे लेट जाएगा और हाथ पैर इधर उधर अपने मारेगा, पटकाएगा, जिसको कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि अक्सर जब बच्चा ऐसे करते हैं तो एडल्ट का रिस्पॉन्स होता है ऑफ बीइंग गेटिंग इरिटेटेड,
कि क्या कर रहे हो तुम, या हमें ये लगता है कि किसी दूसरों के सामने करा दिया, अरे देखा तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी इस तरीके से करके, ये रिस्पॉन्स हमारा होता है। या हमारे को वो चीज़ एक मुसीबत लगती है, उफ़ो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे ये संभालना है। तो पहले बेसिक हम ये समझें कि अगर बच्चा क्रोधावेश, टेम्पर टैंट्रम को हिंदी में क्रोधावेश कहेंगे, अगर क्रोधावेश बहुत दिखा रहा है तो एक्चुअली बच्चा आपको मैसेज दे रहा है कि मुझे मदद चाहिए, मैं इस सिचुएशन में खुद नहीं निपट पा रहा हूं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, इसलिए मैं जमीन पे लोटपोट हो रहा हूं, मुझे मदद करिए। तो अगर हम बच्चे के क्रोधावेश या टेम्पर टैंट्रम या अग्रेशन के तरीके से इस तरीके से नजरिया समझते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होगा। और बजाय ये कि हम सोचें कि कैसा जिद्दी बच्चा है, हर चीज़ पे ऐसे ही अड़ियल करता है, इसकी तो ऐसी आदत ही है, तो हमारा रिस्पॉन्स उसके प्रति कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर वाई द चाइल्ड इज behaving the way she is. And sometimes a very important point which is written at the last point of the slide, जब बच्चे को माता पिता के प्रेम के प्रति वो आश्वस्त नहीं होता, जब उसको किसी भी कारण इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे ये भी समझें कि ये काफ़ी नहीं है कि माता पिता ये कहें हम तो बच्चे से प्यार करते हैं। पॉइंट इज नॉट कि आप बच्चे से प्यार करते हैं, पॉइंट इज कि बच्चे को एहसास हो रहा है कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। और बच्चे को प्यार हम किस तरीके से दिखाएंगे, बड़े ऑब्वियस तरीके हैं, आप उसे गोदी उठा सकते हैं, चुम्मा दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। आप ये सब कर भी सकते हैं, परंतु साथ में आप हो सकता है बच्चे को लगातार इग्नोर कर रहे हो, उसके साथ आप क्वालिटी टाइम प्ले में या बातचीत करके ये सब अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा विल गेट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। एंड दिस विल ऑल्सो हैपन मेनी टाइम्स व्हेन देयर इज अ बर्थ ऑफ अ सेकेंड चाइल्ड इन द फैमिली। अगर ऐसा है या कोई और रिश्तेदार मिलने आ गए और उनके भी छोटे बच्चे हैं, कई बार बच्चे का ये फेज होता है कि कोई और बच्चे भी घर में आए दूसरे रिश्तेदारों के, तो बच्चा कैन फील इनसिक्योर। सो इट इज नॉट about whether or not you love the child. Of course all parents love their children, but the point is, are they communicating their love to the children in a way in which the child understands? So constantly being with young children, whether as a teacher, whether as a parent, or whether in a creche, it is a matter of understanding what is going on in the child's mind. हम क्या जज कर पा रहे हैं कि बच्चे के मन में इस समय क्या चल रहा है। ये काफी नहीं है कह देना कि हम तो ठीक कर रहे हैं। So that is one of the main messages that I want that we should understand and take away from this discussion today. ये बात हम कर चुकी हैं कि जब दो टॉडलर्स एक साथ हो सकते हैं, तो हो सकता है वो एक दूसरे लड़ाई हो जाए, क्योंकि हर कोई उसी चीज से खेलना चाहेगा और उनको लेन देन नहीं आएगा करना। अब हमें कैसे करना है हैंडल बच्चे का अग्रेसिव बिहेवियर, हम देख रहे हैं, इसे हमें हैंडल कैसे करना है। सो फर्स्टली, एज आई हैव सेड, वी नीड टू बी सेंसिटिव. We have to be sensitive that why is the child. Try to find the underlying cause. Has something happened in the family routine? Has some new situation come up? What has happened that is causing the child to behave in this way? Secondly, इसको नजरअंदाज ना करें, dismiss ना कर दें. Do not dismiss the child's aggression, because the child's temper tantrum and aggression, because if you dismiss it, the child can continue to develop it as a means of reacting to situations. अगर आप उसकी तरफ उसको इग्नोर करते हैं, तो बच्चे को उस चीज को करने की बार बार हो सकता है कई बार आदत भी पड़ जाए. So the first step in handling the child's aggressive behavior is you find out the cause. आप उसका कारण ढूंढिए, बच्चे को सुरक्षा का एहसास दिलाइए. सुरक्षा का एहसास दिलाने का यहाँ पे मतलब हमारा ये है कि हम ये ना कहें उसको मैनेज करते टाइम कि कितने गंदे बच्चे हो तुम, गंदा बच्चा. द मिनट वी से गंदा बच्चा, आपने बच्चे की जो अपनी सेल्फ इमेज है उसका हनन कर दिया. हनन यानी आपने यू हैव डिस्ट्रॉयड द चाइल्ड्स सेल्फ इमेज. व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग इज इनकरेक्ट, द चाइल्ड इज नॉट बैड. इन दोनों चीजों में हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है. खासकर हम अपने कल्चर में इस चीज को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं. हम एक किसी रॉन्ग एक्ट से किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर ही लांछन लगा के कह देते हैं कि वो आदमी ही खराब है. नाउ बच्चे का वो पर्टिकुलर एक्शन उस समय खराब है, बाकी समय तो बच्चा ठीक ही है. द चाइल्ड इज अ गुड चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड, नाइस चाइल्ड, ही लिसन्स टू यू मोस्ट ऑफ द टाइम,
At that particular time, the child is behaving in a particular way. But what have we done? Instead of seeing that situation as such, we have labeled the child forever as a bad child, as an angry child. Now, हमें कहने को बहुत छोटी बात लगती है, और अनफॉर्चुनेटली हम कह के अपने काम में लग जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं, पर बच्चे नहीं भूल पाता है. ये उसकी सेल्फ एस्टीम में गहराई तक चला जाता है, और हो सकता है कि कई साल भी गुजर जाएं बिफोर यू अंडरस्टैंड कि बच्चे के ये चीज को सेल्फ एस्टीम ने कितना खा लिया है. क्योंकि आपको साल क्यों गुजर जाएंगे? क्योंकि बच्चा छोटा है, आपको अभी वापस उत्तर नहीं दे रहा है. एंड बाय द टाइम चिल्ड्रन ग्रो अप, और वो इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस प्रकार की हो कि वो अपना पक्ष माता पिता को बता सकें कि जब हम बच्चे थे तो ऐसा हुआ और हमें ऐसा लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. हमने बहुत हर्ट्स ऑलरेडी बच्चों को दे दी होती हैं. इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर डीलिंग विद द चाइल्ड्स एग्रेशन. वी शुड नॉट से दैट द चाइल्ड इज बैड. यस, यू कैन कम्युनिकेट कि ये जो आप एक्शन कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, देखो ऐसे करने से ये all that you can say. So that is what we mean when we say make the child feel secure. So पहले तो हम बच्चे को ये आश्वस्त कराएं that we still love the child whatever is happening. Help the child understand that she can cope with the situation. यानी कि अगर बच्चे को हमें पता है किस कारण उसको एहसास हो रहा है ऑफ किस कारण बच्चे को क्रोध आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अच्छा आपका खिलौना उसने छीन लिया, कोई बात नहीं, हम आपस में बातचीत करके एक दूसरे से खिलौना दोबारा ले सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं. सो बच्चे को कई बार पता ही नहीं है हाउ आई एम टू रिस्पॉन्ड इन दिस सिचुएशन विच कॉजेज एंगर. इफ आई नो दैट देर इज अ पर्टिकुलर वे आई कैन एक्ट and behave to deal with this situation, then I will probably not be angry. So we have to sit with the child and reason, okay, so why are you crying? Oh, you wanted to go out, but I cannot go out just now because I have to cook the food. Okay, so why don't we agree that we will go out at 6 p.m.? If we reason like this, we are helping the child to cope with the situation, and most children are very happy to take reasonable explanations. बच्चे रीजन अगर दिया जाए जो तर्क संगत उनको लगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे उसे मानना नहीं चाहते हैं, परंतु हम एज एडल्ट्स वहां तक रीजन ही नहीं देते हैं और केवल कमांड कर देते हैं, नहीं अभी नहीं जाना, नहीं जा सकते हम. तो हमने क्या मैसेज दिया बच्चे को कि बच्चे को लगेगा शायद अभी नहीं जाना मतलब कभी भी नहीं जाना, ऑब्वियसली वो रोएगा. हैड वी बीन अ बिट मोर क्लियर इन आवर so to say disciplining the child and explaining the reason, the child would have been perhaps not thrown the temper tantrum at all, क्योंकि बच्चे को पता है कि जो मुझे चीज अभी चाहिए थी वो मुझे कुछ समय बाद मिल सकती है. So I'm just giving you examples. There are many more examples in the unit, और अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप ये examples देख सकेंगे. Reduce the child's frustration. जो भी चीज उसको इरिटेबल कर रही है उसको हम थोड़ा अगर हम हटाने की कोशिश कर सकें. So मान ले if the child is feeling unhappy with the birth of another sibling because वो दूसरा जो छोटा बच्चा है वो लगातार माँ की गोदी में, तो हम समय निकाल के उस बड़े बच्चे को भी अपनी गोदी में बिठाएं और दोनों को एक साथ गोदी में बिठाएं और बच्चे को आश्वस्त करें कि छोटे बच्चे के आने से बड़े बच्चे की जो भी जगह है वो वहीं बरकरार है. क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, हो सकता है हर समय रीजनिंग काम ना करे, इसलिए जो एक बहुत अच्छा तरीका इस उम्र में चलता है वो है डिस्ट्रैक्शन. सो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड. डिस्ट्रैक्ट मतलब उसका मन उस पॉइंट से हटा के किसी दूसरे में कर दें. अगर उसको ये चीज चाहिए थी तो कुछ और दिखा दें. अक्सर दिस वर्क्स वेरी वेल. और जैसा कि मैं लगातार ही इसमें कहने में मेरा पूरा अभिप्राय है कि हमारा अपना ही बिहेवियर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन इन चिल्ड्रन. इस बात को हम और खुला सा आगे जब प्री स्कूल ईयर्स में चर्चा करेंगे तो तब भी बात करेंगे. हमारा खुद ही का बिहेवियर जब आक्रामक होता है, खुद ही का हमारा बिहेवियर अनरीजनेबल होता है, when we do not explain to the child the reasons for our actions and the child's actions, it is then that the child learns to tends to become more and more aggressive. So this is a longish discussion on aggression. Let us come to the next topic in social development. सामाजिक विकास का एक और पहलू उठाते हैं और वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं हम अपनी जो दूसरे हम टॉपिक शुरू करने वाले थे विच वॉज ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट. सामाजिक विकास का एक हमारा दूसरा पहलू जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी स्व संकल्पना. अब स्व संकल्पना क्या है?
अगर हम ये समझें तो ऑल ऑफ अस हैव एन आइडिया अबाउट आवर सेल्व्स। अगर हमारे को कोई हमें बोले कि अपने बारे में 10 बातें बताओ तो हम बता सकते हैं। हमारी अपने बारे में धारणा है, हम समझते हैं हम बाकी सब लोगों से अलग हैं और इन कारणों से अलग हैं, तो वो हमारी स्व संकल्पना है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ओन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, द थिंग्स वी कैन डू, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं XYZ काम कर सकती हूं, ये सब हमारी अपनी पर्सनल धारणाएं हैं हमारे अपने बारे में, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही हम कुछ भी काम जो है वो करते हैं। सो इफ आई थिंक इफ आई थिंक आई एम अ ब्रेव पर्सन, अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी तो मैं उसमें घबराऊंगी नहीं। बट इफ आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी ब्रेव पर्सन, तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी तो तुरंत मुझे लगेगा कि मैं तो इसके साथ कोप ही नहीं कर सकती। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हमारी अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मैं क्या कर सकती हूँ, थिंग्स दैट वन कैन डू। इंक्लूडेड इन इट इज जेंडर कॉन्सेप्ट। जेंडर कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। और इसी में इंक्लूडेड है सेल्फ एस्टीम, यानी मेरा अपने स्वयं के बारे में अपना आकलन। मैं सोचती हूं व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, मेरी इस सोच के अगेंस्ट मैं खुद कैसी हूं, है ना? तो आई मे हैव अ सेल्फ एस्टीम दैट आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई मे हैव अ सेल्फ एस्टीम आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। सो इट इज सेल्फ एस्टीम, it also includes comparison with others. So दूसरे के मुकाबले में कैसे, I am not as healthy as her, I am not as good in talking as her. So self-esteem also has an element of comparison with others. And as I said, it is important because our self-esteem will influence our actions with others. आप सबके context में आप लोगों का self-esteem हो सकता है I am a good teacher. मैं जब बच्चों को खेल क्रियाएं कराती हूँ तो सब बच्चे बहुत भाग लेते हैं। आई एम अ वेरी गुड स्टोरी नरेटर। मैं जब बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ क्लास में तो सभी लोगों की इमेजिनेशन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो कई अलग अलग तरीके का रोल प्ले और अभिनय करके दिखाते हैं। सो ऑल ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम कैन बी रिलेटेड टू द डिफरेंट रोल्स वी प्ले इन आवर लाइफ। हम लोग सभी माता पिता हैं, अंकल आंटी हैं, टीचर हैं, व्यावसायिक हैं, किसी का बेटी किसी का बेटा है, बहू हैं, हस्बैंड हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा होता है। और हो सकता है अलग अलग रोल्स में हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है हम सोचें कि अरे मैं टीचर तो बहुत अच्छी हूं पर मैं शायद बेटी उतनी अच्छी नहीं हूं, या मैं प्लेयर तो बहुत अच्छी हूं पर मैं एकेडमिक्स में मेरा उतना वो नहीं है। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के, ये सब हमारे डिटरमिन करते हैं कि किसी भी सिचुएशन के प्रति हमारा अपना रिस्पॉन्स कैसा होगा। और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वंस अगेन डेवलप होता है, इसमें दूसरे लोगों का बहुत रोल है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत निर्भर करता है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस पे। और वंस अगेन फॉर अ स्मॉल चाइल्ड द फीडबैक जो उसके माता पिता बच्चे को जो उसके प्रति जो फीडबैक देते हैं वही उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। आप समझे कि हम बड़े हैं, मान लो आप मुझे कोई कहता भी है कि नहीं आप तो ये कुछ काम अच्छा नहीं करती हैं, ये तो आपका कुछ बहुत सही चीज नहीं है, मैं फिर भी एज एन एडल्ट अपने आप को कह सकती हूँ या जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ कि वो आदमी मुझे इतना जानता नहीं है, मैं एक्चुअली मैं हूं बहुत अच्छी पर उसको पता नहीं है। बट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड दिस रैशनलाइजेशन डज नॉट हैपन। वो तो अभी अपनी स्व संकल्पना बच्चा बना रहा है और वो स्व संकल्पना बनाने में उसके आसपास के हम जो लोग हैं हमारा बहुत बड़ा हाथ है। हम जैसी बच्चे को प्रक्रिया देंगे उसके बारे में उसकी जो स्व संकल्पना है वो उसी प्रकार निर्मित होगी। तो थोड़ा आगे देखते हैं कि वही हम यहाँ पे अभी स्लाइड में भी आगे यही बात बोल रहे हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और ये साइक्लिकल रिलेशनशिप है, यानी साइक्लिकल रिलेशनशिप यानी एक चीज दूसरे को निर्भर करती है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा व्यवहार करते हैं, फिर वैसा ही रिजल्ट आता है और हमारा जो विश्वास हमारे बारे में पक्का हो जाता है। जैसे बहुत कॉमन बात, इससे आप सभी लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हम में से कई लोग समझते हैं हमें मैथ्स नहीं आता, फिर जब मैथ्स का पर्चा सामने आता है हम घबराहट के मारे में मैथ्स का पर्चा अच्छा नहीं कर पाते हैं, फिर 100 में से हमारे 50 नंबर आते हैं, फिर हम कहते हैं देखा मैंने तो पहले ही कहा था मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, 50 तो आने ही थे, 50 ही आए ना और पढ़ने का क्या फायदा है, मुझे तो आता ही नहीं है मैथ्स।
तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो रिलेशनशिप है, और इसके अगेंस्ट हम ये कह सकते हैं नहीं मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छा आता है मैथ्स, कैसे नहीं आता, मैंने तो पढ़ा हुआ है। हम ऐसा करेंगे ही तो इमीडिएटली वी आर कामिंग आवरसेल्व्स, इमीडिएटली मे बी वी कैन डू द आंसर, मे बी देयर इज अ हाई चांस दैट हमारा आंसर का रिजल्ट भी सही हो और हम कहें देखा मैं तो कह रही थी मुझे आता है, थोड़ा सा और मेहनत करूंगी तो और भी अच्छा आएगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस, हाउ यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, how it influences how you will behave in the future. So let us continue further where we were. We were on self concept and we were discussing कि self concept और behavior में किस प्रकार से एक cyclical relationship है. So I said कि किस प्रकार से अगर हम अपने आप को self concept को हमारा positive होगा किसी भी action के प्रति, तो हमारा अगले समय उस चीज को करने का हमारा और बिहेवियर, हम और उत्साहित होंगे और उसको और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। सो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी सकारात्मक स्व संकल्पना अगर हमारी है तो हम सिचुएशंस और पीपल से ज्यादा अच्छी तरह डील कर सकते हैं और हम वी आर विलिंग टू टेक मोर रिस्क। अब यहां रिस्क से हमारा कोई ऐसा जोखिम की बात नहीं है, रिस्क से यहां पे हम वर्ड समझ लें कुछ भी काम करना एक रिस्क इन्वॉल्व है, इन द सेंस कि सपोजिंग मैं यहाँ लेक्चर भी दे रही हूं तो देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। हो सकता है मैं सब कुछ भूल जाऊं, हो सकता है जो मैं आपको बात बता रही हूं वो अच्छे से ना बता पाऊं, हो सकता है कि मैं आपकी अटेंशन ना होल्ड कर सकूं। सो देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। बट सपोजिंग आई कम विद अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कि नहीं मैं कर पाऊंगी, टीचर्स कुछ वहां से पूछेंगे, थोड़ा मैं बोलूंगी, थोड़ा टीचर्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, हमारा सेशन अच्छा हो पाएगा। बजाय कि मैं इससे कहूं कि नहीं पता नहीं कैसे टीचर्स पूछेंगे, मैं तो लर्नर्स को देख भी नहीं रही हूं, मैं इस तरीके से तो मैंने कभी डील नहीं किया है, मैं तो इस चीज को कभी कर नहीं पाऊंगी। तो दिस विल वंस अगेन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड बी शोन इन माई बिहेवियर। सो अगर मैं सोचती हूं, अगर मेरी स्वकल्पना पॉजिटिव है तो मैं थोड़ा सा जो रिस्की या मेरे को थोड़ा सा भयभीत करने वाला भी जो कोई सिचुएशन होगी तो मैं उस चीज को आगे बढ़ूंगी कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और अगर मेरा स्व संकल्पना नेगेटिव है तो मुझे ये फीलिंग रहेगी कि नहीं कोई और ही कर ले इस चीज को तो वो बेटर रहेगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर आवर एक्शंस इन द क्लासरूम आर हेल्पिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट इनफ टू से कि कुछ बच्चे तो होते हैं और कुछ नहीं, बिकॉज एक्चुअली जो बच्चे आपकी क्लास में ऑलरेडी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्प्ले कर रहे हैं वो तो आप एक तरीके से समझिए कि वो उस वातावरण से आ रहे हैं जहां उनका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। जो बच्चे उल्टा सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं, जो थोड़े से कोई चीजों को करने में घबराते हैं, इतने फॉरवर्ड होके नहीं आते हैं, उनके ऊपर है जो हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। एंड वी हैव टू हेल्प ईच एंड एवरी चाइल्ड डेवलप अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड it is in the preschool years that most amount of development is happening. It is possible that the child may not remember the preschool teacher, but believe me that it is the preschool teacher who has the most lasting impact on the child's development.